नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत जरूरी चर्चा करने वाले हैं। इंडिया और अफगानिस्तान रिलेशंस के बारे में हमारी डिस्कशन होगी। इनफैक्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिया के पास विकल्प क्या है और उन विकल्पों को इवैल्यूएट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो लीड आर्टिकल, इवैल्यूएटिंग इंडियाज ऑप्शंस इन अफगानिस्तान। तो ये होगा हमारा डिस्कशन का थीम। काफी जरूरी चर्चा रहेगी अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो, स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो या फिर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन हो जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं विद रिस्पेक्ट टू आईआर। यहां पे आपको यूपीएससी में जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के सवाल आते हैं जहां पे ये काफी मदद करेगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस से बिलोंग करते हैं, अगर आपका ये ऑप्शन है तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एन आर्टिकल रिटन बाय स्टैनली जॉनी, जहां पे आप इन्हें कोट कर सकते हैं, इनके आइडियाज को कोट कर सकते हैं इन योर आंसर्स। मैंने यहाँ पे इनके आइडियाज भी बताए हैं तो यू कैन यूज देम इन योर राइटिंग। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, यहां पे पहुंच जाइएगा studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप टू नो मोर अबाउट आवर प्रोग्राम्स। चलिए पहले बात करते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। ये क्यों हो रहा है? हम सब जानते हैं कि सितंबर 11, 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रूप्स हैं अफगानिस्तान में वो विड्रॉ करने वाले हैं। ये डिसीजन लिया था जो बाइडेन ने। अब ये जो अग्रीमेंट था, दोहा अग्रीमेंट, ये साइन किया था पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल मार्च 2020 में एग्रीमेंट साइन किया जिसमें यह कहा था कि यूएस के ट्रूप्स मई 2021 तक कंप्लीट विड्रॉल कर जाएंगे। इस डेट की एक्सटेंशन हुई है सितंबर 11 तक। और अगर हम लोग अभी की खबरें देखें, यूएस मिलिट्री की विड्रॉल ये कहा जाता है कि 90% कंप्लीट हो चुकी है और अगस्त 31 तक ही कंप्लीट यूएस विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा। अब एक तरफ यूएस ट्रूप्स हट रहे हैं और दूसरी तरफ तालिबान का ऑफेंसिव ज्यादा हो चुका है। यह भी खबरें आ रही है कि तालिबान हैव अनाउंस्ड 85% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन अफगानिस्तान आर कंट्रोल्ड बाय देम। तो आप देख सकते हो यहां पे ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स आर माउंटिंग, जहां पे तालिबान काफी ज्यादा कब्जा कर रहा है। अब इन सब बातों के चलते हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो नेशंस है, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज हो गए जिनके यहाँ पे स्टेक्स है, इंडिया भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, इनकी फॉरेन पॉलिसी में काफी ज्यादा हलचल शुरू हो चुकी है। इंडिया के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा की है और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंडिया के ऑप्शंस के बारे में, क्या कर सकते हैं हम लोग इन अफगानिस्तान और उन्हें इवैल्यूएट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उस सबसे पहले एक संक्षिप्त रूप में इंडिया अफगानिस्तान हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग के बिना ये जो ऑप्शंस हैं वो हम लोग कंप्लीटली समझ नहीं पाएंगे। चलिए जानते हैं रिलेशंस के बारे में। मैं आपको ओवरव्यू बताता हूं। अगर हम लोग एंशिएंट टाइम्स की बात करें, काफी पॉजिटिव रिलेशंस थे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशनल टाइज है। अगर आप इतिहास पढ़ोगे, इतिहास में आपको मौर्यन एम्पायर का हिस्ट्री पता चलेगा, कुशान एम्पायर का हिस्ट्री पता चलेगा, जहां पे अफगानिस्तान वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इटसेल्फ। इवन ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम्स, अगर हम लोग मुगल एरा की बात करें, मुगल रूलर्स, मुगल एम्पायर में काफी ज्यादा कनेक्ट था विद अफगानिस्तान। इनफैक्ट इवन ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एनडब्ल्यूएफपी जो कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, वहां से खान अब्दुल गफार खान थे, प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, ही हैड टाइज विद अफगानिस्तान। तो इंडिपेंडेंस तक भी काफी अच्छे रिलेशंस थे इंडिया अफगानिस्तान की, और यही कंटिन्यू हुआ 1947 के बाद भी। 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, उसके बाद 1950 में हम लोगों ने संविधान बनाया। 1950 में ही इंडिया और अफगानिस्तान की एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन हो गई। काफी पॉजिटिव रिलेशंस थे 1950 से लेकर 1979 तक भी। लेकिन इस पर्टिकुलर दौर में कॉम्प्लिकेशन जरूर शुरू हुई, क्योंकि देखिए 1947 में क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान। और अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देंगे, यहां पे आएगा अफगानिस्तान, यहां पे आएगा पाकिस्तान, यहां पे आएगा इंडिया। तो पाकिस्तान ने एक्सेस नहीं दिया कंप्लीटली अफगानिस्तान को, ट्रांजिट नहीं मिला, जिसकी वजह से टेरिटोरियल कनेक्ट काफी कट गया विद अफगानिस्तान। नॉनदलेस हमारे रिलेशंस अफगानिस्तान के साथ फिर भी अच्छे बरकरार थे। अगर हम लोग एक थर्ड फेज की बात करें, 1979 से लेकर 1991 तक, यहां पे एक सिविल वॉर जरूर छिड़ गया था। पहले सोवियत इन्वेजन हुआ 1979 में, सोवियत ने यहां पे कम्युनिस्ट सरकार सेटअप की, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व हो गया अफगानिस्तान में। तो इस समय के दौरान इंडिया काफी असमंजस में था, क्योंकि ये कोल्ड वॉर का एरा है। हम लोग नॉन अलाइंड पॉलिसी फॉलो किया करते थे, ना यूएसएसआर की तरफ ना यूएस की तरफ। ऑल दो यूएसएसआर ने जब इन्वेड किया तो इंडिया ने स्ट्रेटेजिक साइलेंस जरूर मेंटेन किया हुआ था। तो इस समय पे इंडिया हैड अ रादर कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी, यानी कि ना यूएसएसआर का सपोर्ट किया ना यूएसए का सपोर्ट किया, वेट एंड वॉच की पॉलिसी फॉलो की। लेकिन इसके बाद के दौर में 1996 में जब तालिबान का यहां पे रूल आया, तो इंडिया और तालिबान के रिलेशंस काफी स्तर तक बिगड़ गए।
हम जानते हैं 1999 में IC-814 का इंसिडेंट, जहां पे जो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी उसे हाईजैक किया गया और कंधार ले गए। कंधार वाज इन अफगानिस्तान, एट दैट टाइम इट वाज तालिबान रूल। सो इन जनरल इंडिया और तालिबान के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं थे। 2001 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने यहां पे वॉर ऑन टेरर घोषणा कर दी थी। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें 2001 से लेकर 2020 तक, अगर मैं कहूंगा इस फेज में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मोर और लेस यूनाइटेड स्टेट्स के अम्ब्रेला के अंडर है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कंप्लीट फ्रेंडशिप भी नहीं कह सकते। यहाँ पे हम लोगों ने काफी हद तक इन्वेस्टमेंट जरूर की, यानी कि अफगान पीपल में इंडिया के प्रति काफी ज्यादा गुडविल जरूर है। तो यहाँ पे इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। हम जानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जा चुका है अफगानिस्तान में। और अभी जब यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉ कर जा रहा है तो 2021 में हम लोग क्या करेंगे, इसकी नजर सबके ऊपर है, राइट। तो यहां तक की स्टोरी हमें पता है। तो हमारे सामने 2021 में क्या विकल्प है? देखिए, एक विकल्प तो रह जाता है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स हट रहा है तो हम लोग डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारे सोल्जर्स भेज सकते हैं, लेकिन दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। तो इंडिया लैक्स दैट मिलिट्री कैपेबिलिटी एज वेल एज स्ट्रेटेजिक डेप्थ फॉर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो अगर ऑप्शन नहीं रह जाएगा, ये तो हमें अंडरस्टैंड हो चुके हैं। तो दूसरे हमारे पास क्या विकल्प रह जाते हैं? एक विकल्प रह जाता है कि अगर तालिबान सरकार में आएगी, दोनों सूरतों में, सिविल वॉर के थ्रू या फिर कंप्लीट कंट्रोल करें या फिर एक यूनिटी गवर्नमेंट में चले जाए, तो तालिबान तो सरकार में रहेगा। तो टॉक्स विद तालिबान, इसको हम लोग जरूर एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। तालिबान के साथ इंडिया हैज ओपन अ डिप्लोमेटिक चैनल, वी आर ट्राइंग टू टॉक टू तालिबान। एक तीसरा विकल्प भी है, अगर समझ लीजिए सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर में किसका सपोर्ट करें, तालिबान का सपोर्ट करें या फिर अफगानिस्तान गवर्नमेंट का सपोर्ट करें। ये भी एक ऑप्शन है कि एक तरफ हम लोग टॉक्स जारी रखें और दूसरी तरफ अगर हम लोग अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तो ये काफी स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर होगी। तो यहाँ पे बहुत ही स्क्रूटिनी से हमें फॉलो करना पड़ेगा टॉक्स भी, और साथ ही साथ अगर सपोर्ट करेंगे अफगान गवर्नमेंट का तो वी विल बी वॉकिंग अ वेरी वेरी फाइन पाथ, राइट। अब इन सब के चलते सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा कि सीक अ रीजनल सोल्यूशन, क्योंकि देखिए इंडिया के स्टेक्स तो है ही, लेकिन इंडिया से भी ज्यादा स्टेक्स यहाँ पे जो अफगानिस्तान के नेबर्स है उनके स्टेक्स, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इन लोगों के स्टेक्स काफी ज्यादा है। सो इट इज बेटर टू सीक अ रीजनल सोल्यूशन दैट लुक्स लाइक अ बेस्ट ऑप्शन। और स्टैनली जॉनी भी यही कहते हैं दैट इंडिया शुड लुक फॉर अ रीजनल सोल्यूशन। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इंडिया टू ब्रेक दिस इम्पैस इन अफगानिस्तान दे नीड अ लेयर्ड अप्रोच। अब किस तरह का लेयर्ड अप्रोच चाहिए? सबसे पहला लेयर है हमारे इमीडिएट गोल्स क्या होने चाहिए। इमीडिएट गोल होने चाहिए कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे जो लोग हैं अफगानिस्तान में, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फर्स्ट। सेकेंड, आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि पॉलिटिकल सोल्यूशन फाइंड करें, क्योंकि देखिए तालिबान को मिलिट्री खत्म करना तो मुश्किल है, तो वी नीड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन जहां पे तालिबान और जो अफगानिस्तान की सरकारी यूनिटी गवर्नमेंट अशरफ घानी और अब्दुल्ला की, तो a political solution is needed among them, तो we should support that। लेकिन अगर पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकला तो वहां पे हमारे पास क्या विकल्प रह जाता है? वहां पे हमारे पास एक तीसरा विकल्प रह जाता है, नॉन कन्वेंशनल मेथड्स को इस्तेमाल करें, जो हम लोग 1990 से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल मेथड मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट वी सपोर्ट आवर एलाइज। और यहां पे क्लियर कट एलाई कौन बन जाता है? अफगान नेशनल गवर्नमेंट, राइट। अभी अगर आप देखिए इन तीनों सॉल्यूशंस के लिए, जो भी हो, फर्स्ट लेयर, इमीडिएट गोल हो, लॉन्ग टर्म गोल हो, पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो, इन सब चीजों के लिए क्या इंडिया के पास क्षमता है कि इंडिविजुअली एक सॉल्यूशन दे? नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वी नीड इज वी नीड टू वर्क टुगेदर विद दिस रीजनल पावर्स, राइट। ये तो क्लियर है कि रीजनल पावर के साथ काम करना है, और वही अभी तक का बेस्ट सॉल्यूशन भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कहना काफी आसान है, इज इट रियली इजी टू अचीव? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर ज्योग्राफी देखिए, यहां पे है अफगानिस्तान, एक तरफ है पाकिस्तान, एक तरफ है ईरान, टू मेजर प्लेयर्स। अब पाकिस्तान के साथ तो रीजनल अप्रोच की ज्यादा बात नहीं होगी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं है, और मैं कहूंगा कि पाकिस्तान वुड बी अ माइनर प्लेयर इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, क्योंकि दे देमसेल्व्स रिलाई ऑन अदर प्लेयर्स। तो बाकी तीन प्लेयर्स कौन हो जाते हैं? ईरान, रशिया और चाइना। और यहां पे काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखिए, 2014 से हमारा जो स्वे है, हमारा जो रुख हो चुका है, वो हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। इनफैक्ट आप 2014 से पहले की बात कर सकते हैं, जैसे 2008 में जब इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील फाइनलाइज हुई थी, तब से ही इंडिया का एक स्वे हो चुका है, टिल्ट हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। अब इसका परिणाम क्या हुआ है? इसका परिणाम ये हुआ है कि जो रीजनल प्लेयर्स है, ईरान, रशिया, चाइना, उनके साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं रहे। अगर मैं ईरान का उदाहरण दूं, देखिए 2015 के बाद जब से ट्रंप सरकार ने
एक सख्त रवैया अपनाया है ईरान की तरफ, स्पेशली विद द कमिंग आउट ऑफ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ईरान के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस लगाए, कैट्सा एक्ट लाया। अब उन सब का परिणाम इंडो ईरान रिलेशंस के ऊपर भी हुए, क्योंकि अगर आप ऑयल इंपोर्ट्स देखिए ईरान के साथ ऑलमोस्ट नील हो चुके हैं। इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट पे काफी डेवलपमेंट करे थे, चाबहार पोर्ट को डेवलप किया, और उसका एक उद्देश्य क्या था, कनेक्टिविटी विद अफगानिस्तान था। लेकिन यहां से भी चाबहार रेल जो लिंक प्रोजेक्ट है वहां से इंडिया को बाहर निकाला गया है। तो यूएसए की वजह से इंडो ईरान रिलेशंस दे आर ऑन डाउन ट्रेंड इन लास्ट 4 to 5 years। रशिया के साथ बात करें, अगर सिमिलर सिचुएशन हो रही है, जब से हम लोगों ने स्वे किया यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, रशिया के साथ हमारे संबंध काफी हद तक डिटीरियोरेट जरूर हुए हैं। और चाइना की तो मुझे लगता है कि बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चाइना के साथ हमारे ऑलरेडी संबंध काफी तनावपूर्ण रह चुके हैं। पिछले साल जब गलवान वैली में क्लैश हुआ, तब से ही इंडो चाइना क्लैशेस आर गोइंग ऑन। अब अगर आप यहां पे देखिए, इन जो तीनों प्लेयर्स का, ईरान का, चाइना का और रशिया, तीनों के भी स्टेक्स है अफगानिस्तान में, और तीनों के भी कुछ इस तरह के स्टेक्स है कि अगर तालिबान पावर में आएगा तो इनको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए, ईरान और तालिबान ऑलमोस्ट 1998 में वॉर के लिए चले गए थे। रशिया और तालिबान की तो रिलेशन शुरुआती दौर से ही खराब है, बट मैं कह सकता हूं कि रशिया हैज स्टार्टेड सम सॉर्ट ऑफ रैप्रोचमेंट, स्पेशली पिछले 5 सालों में उन्होंने तालिबान से बातचीत करना शुरू किया है। चाइना के भी काफी ज्यादा स्टेक्स है, क्योंकि अगर तालिबान पावर में आ जाएगा अफगानिस्तान में, तो उनकी जो जिंजियांग रीजन है, जहां पे वीगुर मुस्लिम्स है, वहां पे परिणाम जरूर हो सकता है। तो इन सब के चलते इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर इंडिया कि इन रीजनल प्लेयर्स को लेकर कैसे एक सोल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि अगर इन रीजनल प्लेयर्स के साथ हम लोग जुड़ जाएंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारे रिलेशंस डिटीरियोरेट आगे चल के हो सकते हैं। तो इंडिया को आगे चल के बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की काफी ज्यादा कोलैबोरेशन है विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ क्वाड रिलेटेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। यहां पे साथ में हमारे जापान और ऑस्ट्रेलिया भी है। लेकिन इंडिया को ध्यान देना चाहिए कि दिस क्वाड आर्किटेक्चर इट इज मैरीटाइम, इट्स फोकस इज ऑन मैरीटाइम डोमेन, यानी कि सी ओशंस के ऊपर इसका फोकस है, साउथ चाइना सी पे, इंडो पैसिफिक पे इसका फोकस है। और यहां पे अगर हम लोग बात करें, दिस इज कॉन्टिनेंटल इशू, और इस कॉन्टिनेंटल इशू में इन दोनों चीजों को सेपरेट रखने की काफी ज्यादा जरूरत है। इंडिया को बैलेंस करना पड़ेगा अपने रिलेशंस यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और अपने रिलेशंस इन रीजनल कंट्रीज के साथ आगे चल के, इफ वी आर टू फाइंड अ रीजनल सॉल्यूशन इन अफगानिस्तान। सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी हाउ इट अनवेल्स विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। अगर उस पर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम जल्द से जल्द बात करेंगे स्टडी आई के ऊपर। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।